मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध को लेकर यह बात सच है कि ट्रंप चौतरफा फंस गए हैं। ट्रंप खुद मान रहे हैं कि अब यह युद्ध कितना लंबा चलेगा उन्हें भी नहीं पता, और यही वजह है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है। आपको ट्रंप के फंसने की हर वजह बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरान में अमेरिका इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक में तेहरान का आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाक हो चुका है। तेज धमाके के बाद इस कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले तेज किए जा रहे हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है और ये हमला किया गया है आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, और ये कॉम्प्लेक्स खाक हो चुका है। देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरह से ये पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। पहले जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, अब सिर्फ और सिर्फ यहां ढेर नजर आ रहा है, मलबा गिरा हुआ नजर आ रहा है, टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा है। متأسفانه تعدادی از هموطنان شهید شدند. ورزشگاه و استخر انتهای 17 شهریور वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो तबाही के पहले यहां हुआ करती थी। देखिए पहले कितना खूबसूरत ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ यहां मलबे का ढेर है। चारों तरफ टूटे फूटे हुए स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ईरान में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है इजराइल और अमेरिका, और इसी सिलसिले में जो हमला किया गया आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, ये बर्बादी के निशान यहां नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 26 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में मिसाइल से हमला किया है और इजराइल ने बेरूत में 10 इमारतों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान का मिलिशिया है और ईरान के समर्थन से लगातार इजराइल पर हमले करता रहता है, और इजराइल ईरान युद्ध के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले तेज कर दिए थे, वहां से हमले कर रहा था इजराइल पर, और इसके बाद अब लेबनान की राजधानी बेरूत पर अटैक किया है इजराइल ने और कई इमारतों को यहां ध्वस्त किया है, और बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, इन्हें बर्बाद किया जा रहा है। ईरान के 3 प्रॉक्सी हमास, हूती और हिजबुल्लाह जो कि इजराइल को लगातार निशाना बना रहे थे, लेकिन अब इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद करने की कवायद की जा रही है। दस इमारतों को निशाना बनाया है। धमाके की आवाज सुनाई पड़ रही है। यह लेबनान की राजधानी बेरूत है और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहां पर हिजबुल्लाह के लीडर्स छिपे हुए थे। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। लेबनान में उसके ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की जा रही है, और इन सब के बीच इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी भी दी है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी यह बड़ी खबर है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है और कहा कि हिजबुल्लाह ने यह जंग खुद चुनी है और इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। इजराइल के लोगों को धमकाने की जुर्रत ना करे हिजबुल्लाह, इजराइल ने यह चेतावनी दी है और यह कहा है कि हिजबुल्लाह चोज टू जॉइन दिस वॉर एंड they will face the consequences of that decision, यानी कि जो उन्होंने जंग चुनी है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान से जारी जंग के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान से युद्ध नहीं लड़ेगी कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार KRG, यानी कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप चाहते थे कि कुर्दिस्तानी सरकार भी ईरान के मौजूदा नेतृत्व को हटाने के लिए मोर्चा खोल दे। इसके लिए अमेरिका ट्रेनिंग से लेकर के हर मदद देने को तैयार था, लेकिन कुर्द क्षेत्रीय सरकार ने दो टूक कहा कि ईरान का भविष्य वहां की जनता तय करेगी, विदेशी शक्ति नहीं। कुर्दिस्तान जिसे माना जाता है कि अलग अलग देशों में इसकी सीमाएं फैली हुई है, ईरान इराक के अलावा तुर्की में भी कुर्दिस्तान की सीमाएं फैली हुई हैं, और कुर्द लड़ाके काफी खूंखार लड़ाके माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका के इशारे पर लड़ने से मना कर दिया है। और आपको बता देते हैं कि यह ट्रंप के लिए पहला झटका नहीं है, इससे पहले स्पेन भी ट्रंप को आके दिखा चुका है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। प्रीति हमारे साथ हैं, साथ ही साथ नीरज भी हैं। प्रीति, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, और आपको जल्दी से अपने बड़े से स्क्रीन पर बता देते हैं कि आखिर बदलाव क्या है और ट्रंप कहाँ फंस गए हैं। और देखिए खामनेई का जो ये युद्ध है, खामनेई तो खत्म हो गया, लेकिन युद्ध खत्म अभी तक नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिनों पहले बयान भी था कि अब शायद ये युद्ध जो है वो 100 दिन से ज्यादा चलने वाला है। फिलहाल आपको ये बता दें, उन्हें भी नहीं पता है कि युद्ध कब तक चलेगा। नीरज,
बिल्कुल जंग में फंस गए ट्रंप। उन्हें लगा था कि आयतुल्ला खामनेई और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के बाद ट्रंप जो है जीत जाएंगे, सरेंडर करेंगे ईरान, लेकिन ईरान ने ऐसा किया नहीं। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी जो सेकंड थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप है वो पूरी रजिस्ट कर रही है, चुनौती दे रही है अमेरिका और इजराइल को। सुपर पावर्स को, एक सुपर पावर है और एक मिलिट्री पावर भी हो रहा है। नीरज, अमेरिका में ही जमकर ट्रंप शासन के खिलाफ विरोध हो रहा है। 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। 60% अमेरिकी युद्ध के खिलाफ है। वो कह रहे हैं आखिर युद्ध किस वजह से लड़ रहे हो। ट्रंप प्रशासन में भी मतभेद की खबर है। अंदर खाने, आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग मीडिया में क्या क्या बयान दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि अंदर खाने भी मतभेद है। नीरज, जो इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है, 20,000 करोड़ का अभी तक नुकसान जो है इस युद्ध के चलते हो चुका है। लंबा युद्ध चला तो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, और इसके जो संकेत है वो दिखाई देने लगे हैं क्योंकि वहां पर कीमतें जो हैं बढ़ने लगी हैं। प्रीति, बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, नीरज और प्रीति। हमारे साथ विनोद दत्ता सर हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, साथ ही साथ अशोक सज्जनहार जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सज्जनहार सर, अगर बात की जाए, यहां पर 1 हफ्ते का समय गुजर चुका है और इस जंग में क्या अब कूटनीति की गुंजाइश दिखती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब हमले थोड़े से कम पड़े हैं, कमजोर पड़े हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, जो वहां से ईरान की तरफ से तो कहा गया है जो थोड़े उनके जो हमले हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि अमेरिका ये बता रहा है, इजराइल ये बता रहा है जो उन्होंने अटैक्स वहां पर लॉन्च किए हैं, चाहे उनके मिसाइल्स के ऊपर हो या चाहे उनके लॉन्चर्स के ऊपर हो, तो उनका कुछ असर हो रहा है। कल ऐसी खबर आई थी, उन्होंने कहा था जो करीब 86% उनकी तरफ से जो हमले उन्हें पहले हो रहे थे तो उसमें कमी आई है। परंतु देखिए, ये अब जिसे कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसका भी हिस्सा ये माना जा सकता है। परंतु जहां तक इजराइल और अमेरिका के हमले हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मेरे विचार से अमेरिका के लिए अगर स्पेशली देखा जाए तो वो ज्यादा देर यहाँ पर टिके नहीं रहना चाहते, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी मागा बेस है। मागा बेस को उन्होंने कहा है, पीट हेग्सेट जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा है दिस इज नॉट एन ऑल आउट वॉर, ऑल एंडिंग फॉरएवर वॉर, जैसी इराक में थी, अफगानिस्तान में थी। हम जाएंगे थोड़े समय के लिए, वापस आ जाएंगे। तो उनको जल्दी खत्म करना है इसे, और अब देखना होगा। परंतु उनके जो पासे हैं वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच यही कहा जा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और एक बड़ी खबर आ रही है, अब महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान से युद्ध कब तक चलेगा, कोई सीमा नहीं है। और क्या पहले जो ट्रंप ने समय दिया था कि 4 हफ्ते तक लड़ाई चलेगी और 4 हफ्ते तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि कोई समय सीमा नहीं है। ये एक बड़ा बयान है, युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान से युद्ध कब तक चलेगा, कोई समय सीमा नहीं है। इससे पहले अगर बात की जाए, अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान में लगभग 20 साल तक उसे रहना पड़ा था। वहीं इराक युद्ध के दौरान भी कई साल तक वहां रहना पड़ा था और जबरदस्त नुकसान भी हुआ था। न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ था बल्कि बड़े पैमाने पर सैनिकों की जान भी गई थी। और ऐसे में क्या ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की ओर आगे बढ़ सकता है अमेरिका, क्योंकि यह बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। युद्ध कब तक चलेगा, कोई सीमा नहीं है। और यह बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यह मान रहे थे कि वो शुरू में हमला करेंगे, खामनेई को ढेर करेंगे, वहां की जनता तुरंत जो है तख्ता पलट कर देगी, जैसा कि अपील की जा रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब कोई सीमा नहीं है वाली बात है। इस पर विनोद सर, अगर बात की जाए, ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि कोई सीमा नहीं है युद्ध की, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वे यहां वॉर ऑफ अट्रिशन में अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, अपने देश को तैयार कर रहे हैं, या फिर यह कोई स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए, ट्रंप साहब का ये जो स्टेटमेंट आया है, इस बात का उनको भी इल्म था, क्योंकि देखिए आजकल युद्ध शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको वाइंड अप करना, उस ऑपरेशन को बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अमेरिका ने ये सोचा था कि हम तेहरान के ऊपर या उनकी लीडरशिप को ख़त्म करके या तेहरान को नष्ट करके अगर हम इन सब चीज़ों पे काबू कर लेंगे या वहाँ चेंज ऑफ रिजीम कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो चेंज ऑफ रिजीम है वहाँ जहाँ भी फोर्स इस्तेमाल किया गया है वो एक सक्सेसफुल गवर्नेंस वहाँ नहीं देखी गई है। अभी आप देखिए, कुर्दों ने बिल्कुल मना कर दिया अमेरिका को कि हम आपका साथ नहीं करेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो अमेरिका के लिए ये एक इन्वॉल्वमेंट, बहुत लंबा एंगेजमेंट हो जाएगा और अमेरिका स्थिति में नहीं है कि वो अपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को इतना स्ट्रेच कर ले
कि उसके जो ऑपरेशंस है उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाए। वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वो इजराइल को भी इमदाद दे रहा है, वो ताइवान की सुरक्षा का भी उसने बीड़ा उठाया हुआ है, और भी उसके कई मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमेशा, चाहे मेडिटेरेनियन हो, इंडियन ओशन हो या साउथ चाइना सी हो, वहां वो तैनात हैं। आप देखिए यूएसएस। सर इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। आपने जो बात कही है, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि जमीनी आक्रमण की संभावना के बीच ये बड़ी अपडेट है वॉशिंगटन से आ रही है कि युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, लेकिन अमेरिका मुकर भी गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ट्रंप अब जमीनी आक्रमण नहीं करना चाहते, ईरान में जमीनी आक्रमण नहीं करेगा अमेरिका। यह कहा जा रहा है इसकी जरूरत नहीं है, जमीनी हमले की जरूरत नहीं है, ईरान ने सब कुछ खो दिया है। ट्रंप ये कह रहे हैं जमीनी आक्रमण समय की बर्बादी है, हमारे पास अभी बहुत गोला बारूद है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जमीनी आक्रमण नहीं होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा। नीरज, बेहद अहम बयान है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, हमारे पास बहुत गोला बारूद है। क्या सिर्फ गोला बारूद से ईरान को हराया जा सकता है, वहां सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, लगता है आपको? बहुत बड़ा सवाल ये चंदन आपने उठाया है, क्योंकि जमीनी अगर अटैक नहीं करते हैं तो फिर कैसे करेंगे? आप कैसे जाएंगे तेहरान में, कैसे घुसेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप जो मिसाइल और बम ही बरसाते रहेंगे आसमान से, तो यानी कि जो रेजिम चेंज करने का जो ऑब्जेक्टिव था डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास जो 3-4 लेयर जो है उनकी सक्सेशन की, वो बना के रखी हुई है ईरान ने। ऐसे में आप कितने लोगों को मारेंगे, आप कितनी सक्सेसर को उनके मारेंगे? तो ये बड़ा जो है इस वक्त यह बड़ा सवाल ये बैटलफील्ड से आ रहा है। सज्जनार सर, क्या यह माना जाए कि जिस तरह से वेनेजुएला में गए थे, निकोलस मादुरो को उठा करके लाए थे, निकोलस मादुरो को ही जिस तरह से उन्होंने उठाया था, वैसा ही कुछ खामने के साथ भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान को वेनेजुएला समझना एक बड़ी भूल थी ट्रंप की? ये एकदम बहुत ही बड़ी भूल है। और यहां पर भी अगर वो चाहते हैं, देखिए खामेनी को उठाया तो नहीं उन्होंने, खामेनी को उन्होंने मार दिया, परंतु वो चाह रहे थे जो किसी ना किसी तरीके से जो उनकी सेकंड रैंक लीडरशिप है ईरान की, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उनको अपने साथ मिला लिया जाए। परंतु वो उनके साथ कोई नहीं मिला है, और उनके जो बहुत ही मल्टी लेयर्ड वहां पर है जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और एक अगर जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है और आ जाता है। हमने देखा कितने उन्होंने, जो भी उनके शीर्ष नेता थे, चाहे वो थियोक्रेटिक स्टेट के हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे वो IRGC के कमांडर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, उन सबको उन्होंने किया हो, परंतु वो जल्दी से उनकी जगह कोई और वो ले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वो करना, वेनेजुएला करना बिल्कुल ही मुश्किल है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, उन्होंने कहा जो हम कुर्दों को इसमें मिला लेंगे, कुर्दों को अपने साथ मिलाएंगे और कुर्दों को हम ट्रेनिंग देंगे और जो कुछ भी असला है, सामान देंगे, वो करेंगे। परंतु कुर्द भी उसमें आने के लिए तैयार नहीं है, जैसे आपने कहा है। हालांकि एक आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए बहुत सारे कुर्द, वहां की जो ईरान की जनसंख्या है 90 मिलियन है, 9 करोड़ है, परंतु यहाँ पर जो उनके कुर्द हैं करीब 9 मिलियन है, 10% उनकी है, वो वहां के ईरान के सिटीजन्स है। ठीक है। तो ऐसा कहना कुर्दों का जो हम ये ईरानियों ने करना है, पर वो भी ईरानी है, तो वो सोच सकते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल, लड़ने से इनकार कर दिया। और इस बीच हमारे साथ इजराइल से हमारे सहयोगी विशाल पांडे भी जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर बात की जाए, ट्रंप कहीं ना कहीं यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और इन सब के बीच इजराइल में क्या हालात है, वहां पर क्या हलचल चल रही है? वो ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर मिसाइलें गिरी हैं तेल अवीव में। देखिए चंदन, ईरान की तरफ से यहां पर मिसाइल रात भर छोड़ी गई है। रात भर इजराइल के अलग अलग ठिकानों को ईरान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया है। अधिकतर मिसाइलों को इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जरूर सफल हुई हैं, क्योंकि ईरान रुक रुक कर हमले कर रहा है। और इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा, डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह युद्ध लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा वो ये नहीं बता सकते कि युद्ध कब तक चलेगा, लंबे समय तक यह युद्ध जारी रह सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ईरान में तख्ता पलट करना ही अमेरिका और इजराइल का मुख्य मकसद है। और इस मकसद में फिलहाल बहुत सारी चुनौतियां हैं। खामनेई की मौत के बाद भी वहां पर IRGC सरेंडर नहीं कर रहा है, और ऐसे हालात में देखना यही होगा कि जो कुर्दों को आगे करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो आगे आते हैं या नहीं। उन्होंने मना कर दिया विशाल, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम अमेरिका की लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, हम विदेशी ताकतों की कठपुतली नहीं बनेंगे, अमेरिका की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। कुर्दों ने बिल्कुल कर दिया है चंदन, लेकिन अभी भी इसमें इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें अमेरिका यह कोशिश कर सकता है। हालांकि अमेरिका आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दे रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल
पूरी यह कोशिश करेंगे कि ईरान में तख्ता पलट हो और उसी की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए अभी भी जो बीती रात या पूरे दिन भर कल अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए गए वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए ताकि जो आईआरजीसी की ताकत है उसको कमजोर किया जा सके और आईआरजीसी सरेंडर के लिए आगे आए। लेकिन ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, उसकी अपनी तैयारियां हैं और वो उल्टा इजराइल से ज्यादा पश्चिम एशिया के जो गल्फ के देश हैं वहां पर हमले कर रहा है। बहुत प्रभावित है बहरीन, कुवैत, कतर, इसके अलावा बिल्कुल, और इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। विशाल, जैसा कि आपने बताया कि खाड़ी देशों पर हमला किया जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। दत्ता सर, अगर बात की जाए, खाड़ी देशों पर अटैक किया जा रहा है और इसकी वजह से तेल की किल्लत होने लगी है, गैस की किल्लत होने लगी है, दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने लगा है, और ऐसे में ईरान की यह रणनीति फिलहाल तो कामयाब होती दिख रही है कि दुनिया को हम जो है परेशान कर देंगे। बिल्कुल, ईरान का मकसद यही है कि किसी तरह से अमेरिका के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए, क्योंकि जो रीजनल इम्बैलेंस है इकोनॉमी का, अगर आप यूएई पे देखिए, सबसे ज्यादा अटैक उनके ऊपर हुए हैं, क्योंकि यूएई की जो इकोनॉमी है वो 77% अदर देन ऑयल पे डिपेंडेंट है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। आप देखिए बाकी के जो देश हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो जानते हैं कि ये ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा दिनों तक उनके पास रहने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने ऑल्टरनेट जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसका संवर्धन करना शुरू किया है, उनको वो एनरिच कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं अपने आप को। तो ईरान का मेन मकसद ये है कि अगर उनकी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है तो यकीनन उनके ऊपर प्रेशर होगा और अमेरिका पे वो प्रेशर डालेंगे कि आप ऑपरेशंस में कमी लाइए। तो ये ईरान की एक बहुत अच्छी सोची समझी। इन सबके बीच नीरज, अगर बात की जाए अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार जो अब उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ईरान के अटैक किए जा रहे थे, फिलहाल जो हमले कम हुए ईरान के, क्या लगता है ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव है या वाकई में उनके जो लॉन्चर्स थे उनको टारगेट करने में कामयाब हो रही है अमेरिका और इजराइल की सेना? बिल्कुल चंदन, ये तो हो ही रहा है, लेकिन अब ईरान ने क्या किया है कि जो ड्रोन अटैक्स हैं, जो छोटी मिसाइल्स थी अपनी उनको कम कर दिया। अब जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है दागना शुरू कर दिया, जैसे हमने देखा कि आज खैबर शिकन किया था, वो एक ही मिसाइल जो है वो बड़े जो नुकसान पहुंचा सकती है इजराइल में, जिसके बारे में कहा जाता है दर्जनों उसके अंदर बम होते हैं उस मिसाइल के अंदर, और वो एक बड़े एरिया में जाकर फैल जाती है। तो आप इसको कहेंगे कि बिल्कुल, तो अगर आप उसको कहेंगे कि अगर ये जो है कम हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन। इस बीच बयानों की जो जंग है, इस बीच जो बयानों की जंग है, ईरान और अमेरिका की ओर से जो बयानों की जंग हो रही है, नीरज, उसे भी डिकोड करके बताएं कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोनों देश, क्या इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों देश जो हैं वो अपना, अमेरिका देख ही रहे हैं हम लोग कि उनके हमले रुक नहीं रहे हैं, और जो ईरान है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए महायुद्ध में दावों का दंगल कैसे चल रहा है। अमेरिका क्या कह रहा है? ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है। अमेरिका का कहना है कि ईरान कह रहा है कि जंग खत्म करने वाला है, यानी कि मुस्तफा खामनेई। ईरान क्या कह रहा है? युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, यानी कि अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है प्रीति। बिल्कुल, और देखिए महायुद्ध में जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है इस पर जरा नजर डालिएगा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान है। ईरान ने बातचीत की पेशकश की है, ऐसा अमेरिका कहता है, लेकिन ईरान कह रहा है युद्ध विराम के लिए कोई बातचीत नहीं होगी, हम युद्ध करेंगे, मरते दम तक अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। साथ ही ये देखिए मिलिट्री ऑपरेशन प्राथमिकता है अमेरिका की, ये भी अमेरिका कह रहा है। ईरान दूसरी तरफ कह रहा है लंबे युद्ध के लिए तैयार है, हम सरेंडर नहीं करने वाले। एक तरफ और देखिए ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है, लगातार ट्रंप ये बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान कह रहे हैं कि नया एडवांस हथियार से अब हमला किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान का सऊदी अरब पर फिर से हमला, रियाद के नॉर्थ ईस्ट को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब ने ईरान के ड्रोन को नष्ट कर दिया है। तो ड्रोन से लगातार सऊदी अरब, यूएई और तमाम जो पड़ोसी देश हैं उनको टारगेट कर रहा है ईरान। ये बड़ी खबर आ रही है, खाड़ी देशों को टारगेट किया जा रहा है और अपने कट्टर विरोधी सऊदी अरब को फिर से टारगेट किया है। और सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन को नष्ट तो कर दिया है, लेकिन एक चीज साफ है कि सऊदी अरब हो या फिर यूएई, ईरान इन सबको टारगेट करके कहीं ना कहीं इनकी इकोनॉमी को भी नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जो वॉर ऑफ अट्रिशन चल रहा है, यानी कि लड़ाई में कौन कितनी देर तक टिका रह सकता है, दूसरे को थका सकता है, इस लड़ाई में ईरान ने एक रणनीति बनाई है और इसी के जरिए सऊदी अरब को टारगेट किया जा रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, सऊदी अरब को टारगेट कर रहा है ईरान लगातार।
बिल्कुल चंदन, यहाँ पर ईरान की तरफ से सऊदी अरब के रियाद में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसकी ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे सऊदी अरब कह रहा है कि इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 5 ड्रोन को भी इंटरसेप्ट करने की बात सऊदी अरब की तरफ से कही जा रही है। इसके साथ ही साथ अल खार्ज गवर्नरेट के पूर्व में एक क्रूज मिसाइल को भी सऊदी अरब ने रोकने का दावा किया है। ईरान गल्फ कंट्रीज पर निशाना इसलिए बना रहा है कि वहां पर अमेरिका के बेस मौजूद है, अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने सऊदी अरब की तरफ से बयान देखा, थोड़ी देर पहले कतर और कुवैत ने भी यह बयान जारी किया कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल। विशाल, एक बड़ी खबर आ रही है इस दौरान। ईरान के उप विदेश मंत्री से मिले हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने खतीब जादेह से मुलाकात की है, यह बड़ी खबर आ रही है। ईरान के उप विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खतीब जादेह से मुलाकात की है। इससे पहले उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी कुछ दिनों पहले बात की थी और ईरान के उप विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। विशाल, इस मुलाकात के पीछे क्या वजह निकल करके सामने आ रही है? क्या यह बातचीत का एजेंडा जो है निकल करके सामने आ रहा है? चंदन, देखिए, दिल्ली में इस समय रायसीना डायलॉग चल रहा है और इस रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम के अलग एक यह मुलाकात हुई है जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के उप विदेश मंत्री के बीच ये छोटी मुलाकात हुई है और इस बात की संभावना जताई जा सकती है कि जो मौजूदा हालात पश्चिम एशिया में है उसको लेकर बातचीत हुई होगी। हालांकि अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या बातचीत हुई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमने देखा कल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे थे, जहां पर खामनेई के प्रति उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की थी, शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे और भारत लगातार यह मांग कर रहा है कि शांति बहाल होनी चाहिए और कूटनीति और संवाद के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। और भारत 5 दिन बाद नीरज भी हमारे साथ बने हुए। विशाल, 5 दिन बाद जो है भारत की ओर से शोक जताया गया है। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है और इस जो हिंद महासागर में एक वहां जो जहाज था ईरानी उसको अमेरिका ने मार गिराया। नीरज, इन सबका कनेक्शन जोड़ करके देखा जाए और आज की मुलाकात को इसी सिलसिले में जोड़कर देखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुलाकात है विदेश मंत्री एस जयशंकर की और ईरान के उप विदेश मंत्री की। हालांकि ये पहले से ही तय था, रायसीना डायलॉग करीब 4 महीने पहले ही तय हो चुका था, डेट तय हो चुकी थी। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण ये है कि चंदन की कल इसी रायसीना डायलॉग में जो अमेरिका के उप विदेश मंत्री थे उन्होंने अपना संबोधन किया था और आज हमने देखा खतीब जादेह यहां पर पहुंचे थे और उनसे जब सवाल किया गया कि आखिरकार क्यों अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, पूरे मिडिल ईस्ट में क्यों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसा रहता है ईरान, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका है, इजराइल जैसे देश है, वो खाड़ी क्षेत्र में अपना एकाधिकार, हेजीमोनी शब्द का इस्तेमाल किया, वो यहां पर अपना स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अटैक किया गया। जबकि एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले तक हमसे जो थी बातचीत चल रही थी। सज्जनार सर, ये मुलाकात ईरान ने की ओर से, ईरान के जो उप विदेश मंत्री है उनसे एस जयशंकर की मुलाकात है और पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम मैंने बताया, इसको किस तरह से देखा जाए? जी, ये मुलाकात मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईरान ने मांगी थी जो ये मुलाकात होनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली रायसीना डायलॉग में अगर मंत्री पद के लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, काफी हैं, तो वो फिर विदेश मंत्री से मुलाकात मांगते हैं तो मुलाकात हो जाती है। परंतु ये डिप्टी मिनिस्टर से मिल रहे हैं तो इसका महत्व और ज्यादा है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने कल भी अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात की। आपको याद होगा 28 तारीख को जब युद्ध शुरू हुआ था उस शाम को भी विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने, उनसे बात की थी जी। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं जो हमारे संबंध, हम दोनों तरफ यही बता रहे हैं जो आप डायलॉग डिप्लोमेसी से इसको सुलझाइए और इस युद्ध का आप बातचीत से रास्ता निकालिए। तो अब भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है, नेतन्याहू से की है 2 बारी बात, और बहुत जो शीर्ष नेता हैं जैसे यूएई की प्रेसिडेंट हैं, सऊदी अरेबिया के MBS हैं, कुवैत के किंग हैं, सुल्तान हैं, जॉर्डन के किंग है, सभी से उन्होंने बात की है, क्योंकि हमारे लिए वहां पर बिल्कुल बहुत, हमारे लिए साइड चुनना वहां पर संभव नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं और बाकी इजराइल हो या खाड़ी देश, सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। इन सब के बीच, महायुद्ध के बीच इजराइल में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तेल अवीव का जाफा, जहां हर वक्त पर्यटकों की भीड़ रहती थी, यहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर विशाल पांडे इस वक्त इजराइल में मौजूद है और वहां से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। इस वक्त मैं तेल अवीव के जाफा में मौजूद हूं और ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बीच यहां सब कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ है, सब कुछ बंद नजर आ रहा है। आमतौर पर यहां चारों तरफ हलचल होती है, लोगों की भीड़ होती है, लेकिन ये पूरा ओल्ड जाफा है
तेल अवीव में, जहां पर मैं मौजूद हूं। और चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई देगा मेरे पीछे, पूरा का पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मैं आपको तेल अवीव के ओल्ड जाफा एरिया की तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ हालात ये होते हैं, आम दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे होते हैं, लेकिन अभी सब कुछ यहाँ बंद हुआ है। यानी जो युद्ध चल रहा है, इसका असर लोगों के जनजीवन पर बुरी तरह से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन में भारी कमी है, लोग घरों में हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी असुरक्षित स्थान पर मौजूद रहते हैं। ये पूरा इलाका मैं आपको तेल अवीव के ओल्ड जाफा का दिखा रहा हूँ। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ आपको चारों तरफ खाली दिखाई देगा। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, कुछ एक दो लोग ज़रूर आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी यहाँ जो दुकानें हैं, कैफ़े है, सब कुछ बंद है। चारों तरफ सन्नाटा है। ये युद्ध के दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर तौर पर लोगों के मन में एक अजीब सा डर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कब कोई मिसाइल हमला हो जाए, अलर्ट जारी हो जाए, लोग शेल्टर के आसपास ज़्यादातर रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये मैं आपको तेल अवीव से जो ओल्ड जाफा का इलाका है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सब कुछ आप देखिए, चारों तरफ मेरे पीछे पूरा का पूरा सन्नाटा दिखाई देगा। आपको सिर्फ इस पूरे फ्रेम में मैं नज़र आ रहा हूँ और ग्राउंड ज़ीरो से, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको एक एक जगह की तस्वीर पहुँचा रहा है, तो ओल्ड जाफा में सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। लोग घरों में इस वक्त मौजूद हैं, शेल्टर के आसपास मौजूद हैं। तो युद्ध का एक दूसरा जो असर है वो ये है कि अर्थव्यवस्था पर भी बुरी तरह से इसका असर पड़ता है। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, तेल अवीव, इजराइल। और महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और इजराइल हमले से ईरान में जबरदस्त तबाही हुई है। ईरान में 3000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 528 कमर्शियल सेंटर भी तबाह हो गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। तो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की ओर से जोरदार हमला किया जा रहा है और इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। ईरान के अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं उनको जबरदस्त नुकसान हुआ है। 3000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वहां जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, 528 कमर्शियल और सर्विस सेंटर भी तबाह हो गए हैं। यानी ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की ओर से बमबारी की जा रही है। अलग अलग बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ईरान के अलग अलग शहरों का हाल आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आग, बारूद, धमाका, मलबा, ये सब वहां फिलहाल आम हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे पास बहुत गोला बारूद है और गोला बारूद बरसाने पर ही फोकस है और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है ईरान को। और हमारे साथ विनोद दत्ता जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। सर, अमेरिका की यह रणनीति ईरान के लोगों पर भारी पड़ रही है और जबरदस्त वहां तबाही देखने को मिल रही है। ईरान जो कि पहले से ही काफी सैंक्शन्ड मुल्क है, इस तरह की तबाही से उसको कितना नुकसान हो रहा होगा? देखिए, ईरान की जो माली हालत है वो काफी खस्ता है। अगर आप देखें, करीब 45 साल से वो सैंक्शन झेल रहा है और वहाँ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पिछली साल का जो युद्ध था जून 2025 का, उसने ईरान के जितने भी संसाधन थे उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। लेकिन ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर से उसको जो इमदाद आनी चाहिए थी उस स्केल में वो नहीं आ रही है। तो ईरान को चाहिए कि वो अपने जो लोग हैं बाशिंदे, और देखिए अब जिस तरह की बर्बादी तेहरान में देखी जा रही है, खासकर वेस्टर्न तेहरान, लबरीज वाला जो एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है, जो वहाँ की कमर्शियल कैपिटल थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ईरान के पास इतना मतलब फाइनेंशियल स्टेमिना और कॉम्बैट स्टेमिना नहीं बचेगा अगर ये युद्ध बहुत ज्यादा चलता है। बिल्कुल नीरज, ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा भले ही हो, लेकिन उसके पास माली हालत उसकी खस्ता है, पैसे नहीं है और एक बड़ी आबादी है जिसको खिलाना पिलाना भी है। ऐसे में कितने समय तक टिक पाएगा ईरान, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये आंकड़े हम बता रहे हैं, दरअसल ये रेड क्रिसेंट है, उनकी तरफ से ये आंकड़े आए हैं। ये सिर्फ सिविलियन एरियाज में जो अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका और इजराइल का कहना है कि जो ईरान की सेना है, उनके कमांडर्स हैं, वो इन्हीं सिविलियन एरियाज में छिपे रहते हैं ताकि उन पर कोई अटैक ना हो सके। लेकिन इन सब में भी जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है तेहरान का, उस पर अटैक किया गया। 14 के करीब हॉस्पिटल्स जो है वहां तबाह हो चुके हैं। जैसे आपने पहले बताया था, स्टेडियम अटैक हो चुका है। इन सब इलाकों में 2000 से भी ज्यादा अटैक्स जो हैं अमेरिका और इजराइल अब तक जो है वो ईरान पर कर चुके हैं। तभी इतनी बड़ी संख्या में जो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मलबे में तब्दील हो चुका है आधे से ज्यादा ईरान और तेहरान। विशाल, अगर बात की जाए ईरान के नुकसान की, तो ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसके मुकाबले इजराइल के नुकसान की अगर बात की जाए, तो तुलना करके किस तरह से देखते हैं आप? इजराइल को उतना नुकसान नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और ये आंकड़े हम बता रहे हैं, दरअसल ये रेड क्रिसेंट है, उनकी तरफ से ये आंकड़े आए हैं। ये सिर्फ सिविलियन एरियाज में जो अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका और इजराइल का कहना है कि जो ईरान की सेना है, उनके कमांडर्स हैं, वो इन्हीं सिविलियन एरियाज में छिपे रहते हैं ताकि उन पर कोई अटैक ना हो सके। लेकिन इन सब में भी जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है तेहरान का, उस पर अटैक किया गया। 14 के करीब हॉस्पिटल्स जो हैं वहां तबाह हो चुके हैं। जैसे आपने पहले बताया था, स्टेडियम अटैक हो चुका है। 14
चंदन, देखिए इजराइल में फिलहाल अमेरिका और इजराइल दोनों साथ मिलकर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफी मजबूत करते हुए दिखाई दिए हैं और उतना नुकसान इजराइल को नहीं हो रहा है। कुछ इलाकों में मिसाइल जरूर गिर रही है, लेकिन ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आज सुबह भी इजराइल की तरफ से आक्रामक जो हवाई हमले हैं वो तेहरान के अलग अलग हिस्सों में किए गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक खामनेई का जो परिसर रहा है उसको एक बार फिर से निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन जो ईरान का है उसके आसपास के इलाकों को इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। इस बात की आशंका जताई जा रही चंदन की खामनेई के जो दूसरे नंबर के बेटे हैं जिनको लेकर संभावना जताई जा रही कि वही खामनेई के उत्तराधिकारी होंगे, अगले सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, उनको इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहा है। और इसीलिए जो राष्ट्रपति भवन का परिसर है या खामनेई का परिसर है उस इलाके पर जगह जगह एयर स्ट्राइक इजराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया था कि जो खामनेई के बेटे हैं वो उनको स्वीकार्य नहीं है, वो अपने हिसाब से ईरान में कोई नया नेता चुनना चाहते हैं। दो चीजें चंदन बिल्कुल साफ है, एक तो यहाँ पर जो रजा पहलवी हैं उनको लेकर भी अमेरिका की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं कि वो ईरान आना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका शायद डोनाल्ड ट्रंप शायद उनका साथ नहीं दे रहे हैं। विशाल, और साथ ही देखिए अमेरिका भी लगातार जिस तरीके से बयान दे रहा है और लगातार सामने मीडिया से वहां पर अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कह रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपके तमाम बड़े जो जगह थी वहां पर हमने उसको तबाह कर दिया है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल पर और घातक हमला करेगा ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। खैबर मिसाइल से हमले की तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। आईआरजीसी का ये दावा है, खैबर मिसाइल हमले के बाद आईआरजीसी का दावा है कि युद्ध में अब नए हथियारों की खेप आएगी। खैबर मिसाइल हमले के बाद आईआरजीसी का यह कहना है कि जो अब तक नहीं दिखे वो हथियार चलाएंगे, अब दुश्मन को तगड़ा झटका लगेगा। आईआरजीसी का यह कहना है कि अब हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। आईआरजीसी जो कि पूरी तरह से खामनेई को लेकर के वफादार फोर्स है, उसका यह कहना है कि अब हम ऐसे हथियार निकालेंगे जो कभी नहीं देखे गए होंगे। इन सब के बीच नीरज, अगर बात की जाए खैबर मिसाइल वो और एक जो मिसाइल जिस पर अटैक किया गया है, ऐसे हथियार अब सामने ला रहा है ईरान जो कि पहले से कहीं ज्यादा घातक है, कहीं ज्यादा मारक है। हाँ बिल्कुल चंदन, ये देखिए दरअसल जो अपना जो उनका छुपा हुआ जो तरकश था वहां से इन्होंने तीर निकाला है इसके बारे में, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड वेपन है, इसको मना किया हुआ है यूएन ने कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ईरान ने किया है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने भी यूक्रेन को ये क्लस्टर बम दिया था, लेकिन उस वक्त वो तोप के जरिए, जो कैनन के जरिए, जो आर्टिलरी के जरिए दागा जाता था। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने उसको और उन्नत बना दिया, उसने मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल में इसको इस्तेमाल किया। और बैलिस्टिक मिसाइल से क्या हुआ, इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर हो गई है। ये दरअसल जो है नया इसने उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इजराइल में एक बड़ा जो है नुकसान क्लस्टर बम से हो सकता है इजराइल। बिल्कुल, घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है दत्ता सर, निश्चित तौर पर यह बहुत घातक अब हमले कर रहा है ईरान, और ईरान की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम बहुत घातक हमला करेंगे। इराक में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। जो नहीं दिखे वो हथियार चलाएंगे और उसका असर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी होगा। 7वें दिन लेबनान की बात की जाए तो वहां हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है इजराइल। 102 लोगों की मौत हुई है, 527 लोग घायल हुए हैं। तो ईरान और उसके सहयोगियों को नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ईरान की ओर से वो हथियार निकाले जा रहे हैं जिससे वो दावा कर रहा है कि दुश्मन को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे ऐसे हथियार हम निकालेंगे जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, और ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक बयान है। सज्जनहार सर, अगर बात की जाए, हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध यहां पर अब नए लेवल की ओर, नए एस्केलेशन की ओर जा रहा है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए मौतों का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं। 7वां दिन है, 1 हफ्ता गुजर चुका है और 1 हफ्ते में लड़ाई अब नए लेवल पर जाती हुई दिख रही है। ईरान ने कहां-कहां हमला किया हुआ है यह भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरान है यहां, और ईरान के सामने ये पूरे खाड़ी देश है, इन सबको टारगेट कर रहा है। इजराइल में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, इजराइल में बड़ी पैमाने पर लोग घायल हुए हैं। कुवैत की बात करें तो यहां 4 लोगों की जान गई है, 35 लोग घायल हैं। इन्हें टारगेट कर रहा है, खाड़ी देशों को एक-एक करके टारगेट कर रहा है, और सब एक साथ। यहां देखिए बहरीन एक छोटा सा देश है लेकिन समृद्ध देश है, और वहां भी जबरदस्त हमला हो रहा है। इजराइल के हमले से अलग अलग देशों को कैसा नुकसान हो रहा है। यूएई जो बिल्कुल ईरान के पास है और यहां हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक पीछे है,
यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है और यूएई जिसका अहम शहर दुबई है वहां भी भयंकर नुकसान हुआ है। ओमान में 1 की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। यहां पर ओमान जो कि मीडिएशन कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन वहां भी हमला किया गया है। 1 शख्स की मौत हुई है, 5 लोग वहां घायल हुए हैं। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है, खाड़ी देश, जिसको टारगेट नहीं कर रहा है ईरान। मकसद साफ है, उनको पूरे देश को, उनको पूरे रीजन को तबाह करना है और उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह करना है।